हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है गाइज। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8th की हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले क्लास 6th की, क्लास 7th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है ज्योग्राफी की, तो आप उसको जरूर से जरूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वीडियो नंबर 1 से लेके और ये जो वीडियो आ रही है इस नंबर तक की वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगी, जिससे कि जितने भी एनसीईआरटी है सभी एनसीईआरटीज़ कवर कर लें। अभी हम ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, साइंस का भी एक चैप्टर हम एक क्लास कर चुके हैं कवर, क्लास 6th की एनसीईआरटी कवर हो चुकी है साइंस में भी, और ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। तो लगातार बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। इंग्लिश हिंदी दोनों में बताया गया है, बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, जिससे कि आपकी सब चीज़ें कवर हो जाएँ। गया था चाहूँगा एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है एफआरओ के एग्जाम के लिए, ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए। उत्तराखंड में जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम है, चाहे वो पटवारी लेखपाल की टेस्ट सीरीज़ हो और चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ आर सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। ये इस टाइम पे सबसे अच्छा जो बैच चल रहा है वो आर सचिवालय कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। जितने भी नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, गाइडेंस है, सब इसमें दी जा रही है। ये एक ऐसी तैयारी है, इसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो इससे आप यूपीपीसीएस अगर 2023 का देना चाहते हैं उसकी तैयारी भी हो जाएगी, यूपीएससी 2023 की तैयारी भी हो जाएगी, और उत्तराखंड में आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी की तैयारी आप कर सकते हैं। यानी कि कमीशन की, पब्लिक सर्विस कमीशन की, लोक सेवा आयोग की, आप जो भी वैकेंसी भरते हैं उस सभी के लिए पर्याप्त रहेगा अगर आप आर सचिवालय का बैच ज्वाइन कर लेंगे। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ वहाँ पे भी दी जाती हैं और डेली एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ चल रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ हमने कल पढ़ ली थी, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हमने कल पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है मानव संसाधन से, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज से। तो हमने कल दो चीज़ें पढ़ी कि एक तो प्रकृति के दिए हुए संसाधन क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं, और एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होती हैं, यानी कि जो इंसानों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो दी गई चीज़ें थी उनमें कुछ मॉडिफाई करके इंसानों ने कुछ चीज़ें बनाई हैं, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कह रहे हैं। उसके बाद हम इंसान को भी, ह्यूमन को भी खुद एक रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो है अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, अपनी बुद्धि के थ्रू कुछ काम करता है, तो इसलिए ह्यूमन भी अपने आप में एक रिसोर्स है, अपने आप में एक संसाधन है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। देखिए जो इंसान हैं, लोग हैं, वो अधिक संसाधनों को बनाने के लिए प्रकृति का एक सर्वोत्तम इस्तेमाल, उपयोग कर सकते हैं, जब उनके पास नॉलेज होगी, स्किल होगी और तकनीक होगी। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। तो ह्यूमन बींग्स अपने आप में एक बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही, आप कह सकते हैं, स्पेशल रिसोर्स है, क्योंकि अगर इंसान ही नहीं होंगे तो जिन संसाधनों की हम बात कर रहे हैं वो संसाधन आएंगे कैसे, या वो संसाधन अगर वो हैं भी प्रकृति पे, अवेलेबल भी हैं धरती पे, तो उनका होकर भी क्या होगा, क्योंकि इंसान तो उनको यूज़ नहीं कर पाएगा। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। अब किसी भी इंसान को, जितने भी भारत, अगर हम पूरी दुनिया में देखें, पूरी दुनिया पूरी दुनिया में 800 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, तो 800 करोड़ लोगों में सभी इतने सशक्त नहीं हैं, सभी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं जो ह्यूमन रिसोर्स की कैटेगरी में आते हों। तो ऐसी क्या चीज़ है कि जो कुछ लोगों को ह्यूमन रिसोर्स बना देती है और कुछ लोगों को ह्यूमन रिसोर्स से परे रखती है, तो वो है एजुकेशन और उनकी हेल्थ, यानी कि उनकी जो शिक्षा है और उनका जो स्वास्थ्य है। अगर ये दो चीज़ें लोगों की मजबूत हैं, अगर एजुकेशन बहुत अच्छी मिली हुई है और स्वास्थ्य अच्छा है, तो वो इंसान, वो किसी भी इकनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था पे एक, उसके लिए एक विरासत होती है, यानी इसके लिए एक बहुत उपयोगी चीज़ होती है। लेकिन अगर किसी पर्सन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या वो शिक्षित नहीं है, तो वो किसी अर्थव्यवस्था पे एक बोझ बन जाता है। तो एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, यानी चाहे शिक्षा हो और स्वास्थ्य हो, यही एक मूल्यवान संसाधन बनाने में मदद करता है।
इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी कि हम इंसानों को पीपल्स की जो स्किल्स हैं, उनकी जो उनके अंदर का जो कौशल है, अगर हम उसको निखारने की काम करें जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन बन सके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने जो इस टाइम का आज का शिक्षा मंत्रालय है, उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी रखा हुआ था, MHRD जिसको हम शॉर्ट में कहते थे। लेकिन हाल ही में 2020-21 में अगर हम देखें तो जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई जो शिक्षा नीति आई है, उसके आने के बाद उसका नाम चेंज करके, MHRD का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज़ ऑफ द पीपल। अब ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है कि कितने तो लोग हैं, यानी कि उनकी क्वांटिटी क्या है, संख्या क्या है, और उनकी एबिलिटीज़ का मतलब हुआ कि उनकी क्षमता, उनकी काबिलियत क्या है। दो देयर आर डिफरिंग व्यूज़ रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन्स एज अ रिसोर्स। अब देखिए, अलग अलग लोगों के यहाँ पे अलग अलग व्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान जो हैं वो जीते जागते जीव हैं, उनको आप संसाधन नहीं कह सकते। वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज़ द स्किल्स ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्स। और ये बहुत एक समझदार और एक समझने वाली चीज़ है कि ये इंसान की स्किल्स, उसका कौशल ही है जो किसी एक नॉर्मली होने वाले एक मटेरियल को, एक कोई भी जो पदार्थ है प्रकृति में, उसको अगर वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करना है, तो फिज़िकल मटेरियल को एक किसी भी रिसोर्स में, संसाधन में तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब उसके पीछे का जो ह्यूमन स्किल सेट है वो आपके पास अवेलेबल होगा। ह्यूमन्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। देखिए, इंसान जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन। सिंपल सी बात है कि हर व्यक्ति अपना खाना खुद नहीं उगा रहा। हम अल्टीमेटली किसानों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर वे अनाज उगाएंगे, अगर वे गेहूँ उगाएंगे, चावल उगाएंगे या दालें, जो भी फसलें उगाएंगे, तभी हम लोग खा पाएंगे। साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन। देखिए, लोग किस तरह से आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं वो समझाने की कोशिश की जा रही है। एक किसान है, वो अनाज उगाएगा और तभी लोगों को भोजन मिलेगा, या साइंटिस्ट हैं, उनको भोजन मिलेगा। लेकिन साइंटिस्ट कुछ अलग अलग तरीके निकालेंगे, अलग अलग दवाइयाँ बनाएंगे, तो जो फसलों को ख़राब करने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनको हटाने के लिए कुछ तरीके चाहिए। या खेती की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, या उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, ईल्ड है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, वो काम सब साइंटिस्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी बनाकर हेल्प करते हैं किसानों की, और किसान वहाँ पर चीज़ें उगाकर हेल्प करते हैं साइंटिस्ट की। तो यानी कि इंसान जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज, यानी कि हम संसाधनों का अगर संरक्षण करते हैं तो कैसे करें। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि अगर हम रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से यूज़ करें, संसाधनों को, और उनको धीरे धीरे वो जो रिन्यू भी होते रहें, यानी कि जो उनका प्रोसेस है वो भी रिन्यूअल होता रहे, यानी उनको हम समय दें जिससे कि वो नवीनीकृत होते रहें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं, यानी कि संसाधनों का संरक्षण भी कहा जाता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि अगर हम बैलेंस करें किसको, द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज, कि जो हमें ज़रूरतें हैं, हमें कितना संसाधनों की ज़रूरत है, साथ ही साथ में हमें उसको क्या करना है, संरक्षण भी करना है। यानी कि चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल है उसको यूज़ भी करना है और कंजर्व भी करना है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि सतत विकास कहते हैं। सतत विकास का कुछ ये मतलब है, आप समझें कि विकास इस तरह से होना चाहिए, चीज़ों का इस्तेमाल कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जो प्रेजेंट जनरेशन है, हम लोग तो अपनी ज़रूरतों को पूरी कर लें, लेकिन हम इतना छोड़ के जाएं कि आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि जो मैंने अभी आपको समझाया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का मतलब यही है कि हमें अभी तो जो चीज़ें हैं अपना तो इस्तेमाल करना ही है प्रेजेंट जनरेशन के लिए, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए, यानी कि जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी चीज़ों का बचाव करना है। कुछ प्रिंसिपल्स अगर हम देखें, क्या सिद्धांत हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो सबसे पहले आता है रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यानी कि जितने भी जीव हैं, जितने भी, चाहे छोटे जीव हों चाहे बड़े जीव हों, सभी की रेस्पेक्ट करनी है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान की ज़िंदगी की क्वालिटी को हमें बढ़ाना है, बशर्ते कि हमें इससे प्रकृति पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना है।
कंजर्व द अर्थ वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी कि जो पृथ्वी की जो जीवन शक्ति है और विविधता है इसका संरक्षण करना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी को कम करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, जो पर्सनल एटीट्यूड है उसको चेंज करना है, यानी इंसान का जो दृष्टिकोण है, व्यक्ति का दृष्टिकोण है उसको चेंज करना है, और जो प्रथाएं हैं उनको भी चेंज करने की ज़रूरत है। एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, और हमें कम्युनिटीज़ को, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए क्या करना है, सक्षम बनाना है। तो ये था चैप्टर 1 और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 आता है लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी कि भूमि, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तो देखिए, हम इसमें मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे, पानी के बारे में पढ़ेंगे, जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, प्राकृतिक रूप से जो वेजिटेशन होता है, वनस्पति उगती है, उनको देखेंगे, और वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवों को देखेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन द लाइव्स ऑफ टू पीपल कम बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। दो व्यक्तियों की ज़िंदगी में अगर हम देखें तो दो व्यक्तियों की ज़िंदगी में डिफरेंस कहाँ से आता है? दो व्यक्तियों की ज़िंदगी में डिफरेंस आता है कि वहाँ पे ज़मीन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मिट्टी कैसी है, पानी कैसा है, नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पे कैसी है यानी कि प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, जानवर कैसे हैं वहाँ पे, एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, और किस तरह से वो तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से चीज़ें अलग होती हैं दो व्यक्तियों के लिए। सबसे पहले भूमि की अगर हम बात करें तो लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सिंपल सी बात है, हर व्यक्ति को ज़मीन चाहिए। आज के टाइम पे ज़मीनों के जो दाम हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे खुद ही समझ में आता है कि ज़मीन कितनी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी व्यक्ति के लिए। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ये अगर हम धरती के देखें तो धरती के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% कवर करती है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि धरती पे ये है तो 30%, लेकिन बाकी सब जगह पे पानी है, समुद्र है। तो 30% जो धरती हमारे पास अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि सभी धरती पे लोग रहते हैं, यानी कि सभी जगहों पे लोग रहते हैं। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे कि जंगलों का एरिया हो, या फिर रेगिस्तान का एरिया हो, या फिर अंटार्कटिका या आर्कटिक का क्षेत्र हो, वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। अगर लैंड एरिया अपने आप में 100% है धरती जिस पे लोग रह सकते हैं, ज़मीन पे खड़े हो सकते हैं, उस 100 में से मात्र 30% ही ज़मीन ऐसी है जहाँ पे दुनिया की 90% आबादी रहती है। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज़ आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड, यानी कि टोटल धरती में से, टोटल ज़मीन पे से जिस पे आदमी खड़ा हो सकता है, उसमें से 70% ज़मीन ऐसी है या तो वहाँ पर बहुत ही विरल आबादी है, यानी कि वो थोड़ी बहुत आबादी रहती है, या वो निर्जन है, यानी कि वहाँ पर लोग रहते ही नहीं हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू वेरीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि कहीं पे तो लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं और कहीं पर लोग, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि कहीं पे लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, कहीं पे लोग बहुत कम रह रहे हैं? तो ये इस वजह से है क्योंकि वहाँ की ज़मीन कैसी है और वहाँ का जलवायु कैसी है किसी जगह की, तो क्लाइमेट पे और ज़मीन पे बहुत डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि अगर कोई ज़मीन उबड़ खाबड़ है, पथरीली है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे कम लोग रहेंगे। अगर कोई ज़मीन सपाट ज़मीन है, फ्लैट लैंड है, तो वहाँ पे जनसंख्या ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी। जैसे कि रग्ड टोपोग्राफी है, यानी कि उबड़ खाबड़ वाली स्थाकृति है, स्टीप स्लोप्स हैं, यानी कि पहाड़ों की खड़ी ढलानें हैं, लो लाइंग एरियाज़ है, यानी कि जल भराव वाले अति संवेदनशील निचले इलाके हैं, तो या डेजर्ट एरियाज़ हैं, रेगिस्तान के क्षेत्र हैं, थिक फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, बहुत घने जंगल हैं। तो ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है, नदी की घाटियाँ हैं, ये बहुत अच्छी ज़मीन प्रोवाइड करती है लोगों के लिए कि वहाँ पे वो खेती भी कर सकते हैं और आराम से रह भी सकते हैं। और यही वो एरिया हैं जो दुनिया भर में डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घनत्व में, बहुत ज़्यादा, अगर हम घनत्व की बात करें, दुनिया की घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। तो उसके बाद आता है लैंड यूज़। लैंड यूज़ नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है सीरीज़, आप इसको लगातार देखते रहिएगा। कोई भी डाउट आता है आपका, कोई भी फीडबैक है, कोई भी सेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।